नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, एक बात बताइए, जब आप चावल का नाम सुनते हैं तो दिमाग में कौन सा राज्य आता है कि सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता होगा? पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, यही राज्य आते हैं ना। लेकिन एक राज्य है जहां 38 जिलों में चावल उगता है, जहां 30 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर हर साल धान लहराता है, जहां एक ऐसा एरोमेटिक राइस है जिसकी खुशबू का जिक्र रामायण में है, जिसकी खुशबू का जिक्र बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में है, जहां एक किसान ने एसआरआई मेथड से 22.4 टन पर हेक्टेयर दुनिया का रिकॉर्ड यील्ड निकाला, यानी कि एक हेक्टेयर में 22,400 किलो। और फिर भी उसी राज्य में एमएसपी पर सिर्फ 1% किसान अपना चावल बेच पाते हैं। बाढ़ लगभग हर साल ही उत्तरी बिहार में फसल को बर्बाद करती है। यील्ड नेशनल एवरेज से नीचे है। कौन सा राज्य है? बिहार। जी हाँ, वो राज्य है बिहार। और आज की बिग पिक्चर बिहार के चावल की पूरी कहानी, एरिया से लेकर वैरायटीज तक और यील्ड से लेकर मार्केट तक, ताकत से लेकर तकलीफ तक, सब समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों की कि चावल का बिहार में क्या आंकड़े हैं। तो पहले वो नंबर्स देखिए जो बिहार के राइस फार्मिंग का असली आकार बताते हैं। बिहार में सभी 38 जिलों में चावल उगाया जाता है। टोटल एरिया अंडर राइस करीब 30 लाख हेक्टेयर, यानी लगभग 75 लाख एकड़। राज्य के कुल कल्टीवेटेड एरिया करीब 56 लाख हेक्टेयर है, यानी खेती की आधे से ज्यादा जमीन पर धान होता है। 3 सीजन्स में खेती होती है और पहली ऑटम राइस या भदई यह जल्दी पकने वाला राइस है जो अगस्त से सितंबर में रेडी हो जाता है। दूसरी अगहनी राइस यानी कि खरीफ की फसल, यह सबसे प्रमुख सीजन है। जून में बोया जाता है और नवंबर में इसको काटा जाता है। तीसरी जो समर में होती है यानी कि गर्मियों में, यह नॉर्थ बिहार में होता है जहां रेजिडुअल मॉइस्चर रहती है, नवंबर से मई तक रहती है। और यहाँ एक खास बात है कि बिहार में सिंचाई का अल्टीमेट पोटेंशियल करीब 102 लाख हेक्टेयर है, जो टोटल कल्टीवेटेड एरिया से बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक्चुअल इरिगेशन कवरेज सीमित है। करीब 30% जमीन ही कैनाल इरिगेशन से ढकी हुई है। यानी बिहार के पास जमीन है, पानी का पोटेंशियल है, लेकिन उसे पूरी तरह यूज नहीं कर पाता है बिहार। स्टेट में एक ऐसी ऐतिहासिक इरिगेशन सिस्टम भी है, आहार पाइन, जो साउथ बिहार में सदियों से फार्मर्स को पानी देती आई है। यह इंडिजीनियस वाटर मैनेजमेंट का एक रिमार्केबल एग्जाम्पल है। प्रोडक्शन और यील्ड की भी बात कर लेते हैं, यानी कि ताकत और कमजोरी दोनों को समझते हैं। जी हाँ, अब प्रोडक्शन के नंबर्स अगर हम बिहार में देखें तो राइस का एवरेज एनुअल प्रोडक्शन करीब 50 से 70 लाख टन है। 2022 में यह 77 लाख टन के करीब था, ऑल टाइम हाई। और 2023 में कुछ कमी आई और यह 70 लाख टन के आसपास रहा। यील्ड की बात करें तो बिहार का एवरेज राइस यील्ड करीब 2400 से 2500 किलो पर हेक्टेयर है। यह नेशनल एवरेज के आसपास है, लेकिन यहाँ एक बड़ा पैराडॉक्स है। बिहार में 38 जिले चावल उगाते हैं, लेकिन सिर्फ एक जिला हाई प्रोडक्टिविटी जोन में आता है, यानी 2500 किलो पर हेक्टेयर से ऊपर, और 25 जिले लो प्रोडक्टिविटी जोन में हैं, जहां यील्ड 1000 से 1500 किलो पर हेक्टेयर के बीच है। यानी बिहार की राइस फार्मिंग एक्सट्रीमली अनइवन है। कुछ जिले अच्छा प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ज्यादातर जिले पोटेंशियल से बहुत नीचे हैं। पंजाब और हरियाणा में राइस यील्ड 3900 से 4000 किलो पर हेक्टेयर है। अगर बिहार भी वहां पहुंचे तो प्रोडक्शन 2 गुने से ज्यादा हो सकती है, बिना 1 इंच जमीन बढ़ाए। जी हाँ, ये मतलब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी साबोर ने एक बड़ी उम्मीद दी है। उन्होंने एक नई फ्लड रेजिस्टेंस वैरायटी डेवलप की है, साबोर विभूति धान। जी हाँ, साबोर विभूति धान, जो 7 से 8 दिन बाढ़ में रहने के बाद भी सिर्फ 5 से 10% नुकसान दिखाती है। यील्ड 55 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर और पोटेंशियल 85 क्विंटल पर हेक्टेयर तक। और एसआरआई यानी कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के तहत नालंदा जिले में एक किसान ने 22.4 टन पर हेक्टेयर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूँ। 5 अन्य किसानों ने 18 से 19 टन निकाले। यानी बिहार की जमीन में पोटेंशियल है, तरीका सही हो तो रिकॉर्ड भी यही बनता है। किसान कितने हैं और कैसे हैं? जी हाँ, तो अब वो लोग जिनके हाथों में ये सारी फार्मिंग है,
बिहार में एग्रीकल्चर से जुड़ी पॉपुलेशन करीब 90% है। राज्य के जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान 21.3% है। बिहार में धान उगाने वाले किसानों की एग्जैक्ट नेशनल सेंसस संख्या अवेलेबल नहीं है, लेकिन देश के 2.3 करोड़ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड में बिहार का हिस्सा करीब 10 से 12% है, यानी रफली 25 से 30 लाख राइस फार्मिंग फैमिलीज, और इनमें से ज्यादातर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। एवरेज फार्म साइज 1.2 हेक्टेयर से कम है, यानी छोटे छोटे खेत, कम रिसोर्सेज और हाई रिस्क। यहाँ एक क्रशिंग रियलिटी है दोस्तों, बिहार में एमएसपी पर राइस बेच पाने वाले किसान सिर्फ 1% है, जबकि पंजाब में एमएसपी पर जो राइस बेचते हैं किसान वो 85% से ज्यादा हैं। सिस्टम से वो बेनिफिट ले पाते हैं, यानी एक ही देश में दो अलग अलग दुनिया है। पंजाब का किसान सरकार को गारंटेड प्राइस पर माल बेचता है, जबकि बिहार का किसान प्राइवेट ट्रेडर्स को एमएसपी से भी कम कीमत पर राइस बेचता है, चावल बेचता है। क्यों? अब सवाल उठता है कि क्यों? क्योंकि बिहार में प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, मंडियां कम हैं, सड़कें टूटी हैं, कोल्ड स्टोरेज नहीं है। किसान को घर से प्रोक्योरमेंट सेंटर तक माल ले जाने की लागत और दिक्कत दोनों बहुत ज्यादा है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में कुछ पॉजिटिव स्टेप्स का जिक्र है। बिहन ऐप, कस्टम हायरिंग सेंटर, सिंगल विंडो पोर्टल, विमेंस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज अंडर ग्रीन डिलाइट्स ब्रांड, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर गैप अभी भी बहुत बड़ा है। वैराइटीज, बिहार का खजाना। जी हाँ दोस्तों, अब वो हिस्सा जो सबसे फैसिनेटिंग है। बिहार का चावल सिर्फ कॉमन पैडी नहीं है दोस्तों, यहाँ एक अद्भुत वैरायटी डाइवर्सिटी है। कतरनी राइस बिहार का शैंपेन है दोस्तों। भागलपुर, बांका और मुंगेर जिलों की काली अलुवियल मिट्टी में उगता है। अब अलुवियल मिट्टी क्या होती है भी जान लीजिए, जो जलोढ़ मिट्टी से कहते हैं, कुछ लोग इसे कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, कछारी, और ये बेसिकली जो नदियों से बहकर आई गई मिट्टी होती, उस मिट्टी को ये कहा जाता है और उसमें ये उगता है। शॉर्ट ग्रेन, छोटा दाना होता है और स्ट्रांगली एरोमेटिक। इसकी खुशबू का जिक्र रामायण में है, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में है। जीआई टैग मिला इसको 2017 में, और इसकी खासियत यह है कि इसे दूसरी जगह उगाने की कोशिश हुई, लेकिन वही खुशबू नहीं आई। वो अरोमा सिर्फ भागलपुर की मिट्टी में है, पानी और क्लाइमेट में है। पहले ये 500 एकड़ में उगता था और जीआई टैग के बाद डिमांड इसकी बढ़ी और अब इसे 1700 हेक्टेयर से ज्यादा में उगाया जा रहा है। पहले दाम था 50 से 70 रुपए प्रति किलो, और अब जब इसकी डिमांड बढ़ी है, इसके चर्चे हुए हैं, उसकी मांग बढ़ी है, तो इसके 110 रुपए से 150 रुपए पर केजी में बिक रहा है। 5 स्टार होटल्स में जाता है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट में दिया जाता है और इंटरनेशनल बायर्स ने इंटरेस्ट दिखाया इसमें। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है कि इसकी यील्ड कम है, सिर्फ 24 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है और इसकी कल्टीवेशन लॉन्ग ड्यूरेशन लेती है, जो सबसे बड़ी समस्या है, 160 दिन लेती है। जी हाँ, इसीलिए कुछ किसान हाई यील्ड वैरायटीज की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। अब कतरनी की सिस्टर वैरायटीज कौन सी है भी हम देखते हैं, तो भौरी कतरनी, देशला कतरनी, साबोर कतरनी, घोरैया कतरनी, ये सब कतरनी के अलग अलग इको टाइप्स हैं। और साथ में तुलसी, मंजरी, बादशाह भोग, तुलसी फूल, सोनाचूर, शाह पसंद, भूरी चंपारण बासमती, लाल चंपारण बासमती, कनक जीरा, मिर्चा, ये वो रेयर एरोमेटिक वैरायटीज हैं जो बिहार की भागलपुर और मगध डिवीजन्स में उगती थी। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि इन राइस किस्मों, इन राइस वैरायटीज का मैंने आज से पहले नाम नहीं सुना था। जी हाँ, कतरनी का तो मैं सुना भी है, देखा भी है और खाया भी है, लेकिन बाकी जो इसकी सिस्टर वैरायटीज हैं, इनका मैंने कभी भी नाम नहीं सुना था। दोस्तों, दुखद बात यहाँ पर यह है कि इनमें से कई ऑलरेडी लॉस्ट हो चुकी हैं और कुछ विलुप्त होने की कगार पर हैं। बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी साबोर ने कई इम्प्रूव्ड वैरायटीज डेवलप की हैं जो बिहार की कंडीशंस के लिए बनी हैं। राजेंद्रा भागवती हाई यील्ड, फ्लड टॉलरेंट, राजेंद्रा मंसूरी मीडियम ड्यूरेशन, गुड क्वालिटी, साबोर अरविंद फ्लड और ब्लास्ट रेजिस्टेंस, और सबसे नई साबोर कतरनी धान 1। यह ट्रेडिशनल कतरनी का इम्प्रूव्ड वर्जन है। इसके पौधे की जो लंबाई है वो 110 से 115 सेंटीमीटर है, ताकि ये तूफानों में इसमें नुकसान कम हो। यील्ड 42 से 45 क्विंटल पर हेक्टेयर ट्रेडिशनल कतरनी से
2 गुना है। अब कॉमन हाई यील्ड वेराइटीज भी हम देख लेते हैं तो MTU 7029 जिसको स्वर्णा कहते हैं, फिर राजश्री है, पूसा 44 है, सांभा मसूरी है, ये बिहार में वाइडली कल्टीवेटेड नॉन एरोमेटिक हाई यील्ड वेराइटीज हैं जो 40 से 55 क्विंटल पर हेक्टेयर प्रोड्यूस करती हैं। सेल और मार्केट जहां सिस्टम टूटता है, जी हां दोस्तों, अब वो सबसे जरूरी कहानी हमें समझनी होगी। बिहार का किसान उगाता है लेकिन उसे सही दाम नहीं मिलता। पैडी का MSP 2024-25 में कॉमन ग्रेड के लिए 2300 रुपए पर क्विंटल था, ग्रेड ए के लिए 2320 रुपए, लेकिन बिहार में एक्चुअल प्रोक्योरमेंट बेहद कम है। नेशनल लेवल पर 85% चावल और गेहूं प्रोक्योरमेंट पंजाब और हरियाणा से होती है, बिहार का हिस्सा इसमें नेग्लिजिबल है। तो किसान का माल कहां जाता है? तो बड़े हिस्से में गांव के लेवल पर ही प्राइवेट ट्रेडर्स और आढ़तियों को बेचा जाता है। वो ट्रेडर्स किसान को कम दाम देते हैं, खुद मंडी ले जाकर ज्यादा कमाते हैं। कतरनी राइस की मार्केटिंग में एक स्टडी ने पाया कि किसान को फाइनल कंज्यूमर प्राइस का सिर्फ 68 से 72% ही मिलता है। बाकी ट्रेडर्स, कमीशन, एजेंट्स और ट्रांसपोर्टर्स के हाथ में चला जाता है। और जब किसान MSP पर बेचने की कोशिश करता है तो प्रोक्योरमेंट सेंटर दूर होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अधिक होती है और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। PACS यानी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज एक मैकेनिज्म है लेकिन उनकी कैपेसिटी लिमिटेड है। मंडी सिस्टम भी बिहार में कमजोर है। राज्य में APMCs यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज की संख्या और कवरेज अन्य स्टेट्स की तुलना में काफी कम है। एक और प्रॉब्लम है, बिहार में राइस मिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेगमेंटेड है। छोटी छोटी राइस मिल्स हैं, प्रोसेसिंग क्वालिटी इनकंसिस्टेंट है, वैल्यू एडिशन मिनिमल है। एरोमेटिक राइस जैसे कतरनी जो 150 रुपए प्रति किलो का मार्केट वैल्यू रखता है, वो प्रॉपर्ली पैकेज्ड और ब्रांडेड होकर नहीं बिकता। अधिकतर रॉ पैडी के रूप में बिकता है और प्रोसेसिंग का फायदा किसी और को मिलता है। अब जो बिहार की सबसे बड़ी चुनौती है किसानों के लिए वो है बाढ़। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा चैलेंज है किसानों के सामने। बिहार और बाढ़ एक अटूट रिश्ता है। देश के कुल फ्लड प्रोन एरिया का 12.7% बिहार में ही है। मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, ये उत्तरी बिहार के जिले हर साल बाढ़ की चपेट में आते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं और गंडक, बागमती, कमला, ये सभी हिमालयन रिवर्स जब नेपाल में बारिश होती है बिहार में बाढ़ लाती है। खरीफ चावल जो बिहार का मेन सीजन है, सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित होता है। फसल खेत में खड़ी होती है और बाढ़ का पानी 6 से 15 दिन तक भरा रहता है। 27 जिले हाई स्पीड विंड से भी प्रभावित होते हैं। क्लाइमेट चेंज के साथ लेट मानसून, रिड्यूस मानसून डेज, एलिवेटेड टेम्परेचर्स सब मिलकर ट्रेडिशनल क्रॉपिंग पैटर्न्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसीलिए BAU सबूर का सबूर विभूति धान जो 7-8 दिन पानी में रहे और सिर्फ 5 से 10% नुकसान हो, इतना इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक वैरायटी नहीं है, ये बिहार के किसान की लाइफ लाइन हो सकती है दोस्तों। अब देख लेते हैं बिग पिक्चर कंक्लूजन। जी हाँ दोस्तों, बिहार के चावल की कहानी को एक सेंटेंस में कहूँ मैं तो यह एक ऐसा राज्य है जहां दुनिया का रिकॉर्ड यील्ड भी निकला है और जहां आज भी 1% से कम किसानों को MSP मिल पाती है। यह पैराडॉक्स ही बिहार की एग्रीकल्चर की असली बिग पिक्चर है दोस्तों। 3 मोर्चे पर काम जरूरी है। पहला, यील्ड गैप। बिहार का एवरेज यील्ड 2400 किलो पर हेक्टेयर है। अगर यह पंजाब के लेवल यानी कि 4000 किलोग्राम पर हेक्टेयर तक भी पहुंचे तो प्रोडक्शन बिना जमीन बढ़ाए दोगुनी हो जाएगी। SRI मेथड, फ्लड रेजिस्टेंट वेराइटीज, बेटर इरिगेशन, यह सब उपलब्ध है। जरूरत है स्केल अप की। दूसरा, मार्केट एक्सेस। MSP सिर्फ 1% को मिले, यह एक्सेप्टेबल नहीं है दोस्तों। प्रोक्योरमेंट सेंटर्स बढ़ाने होंगे, PACs को मजबूत करना होगा, मंडी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा और कतरनी जैसी GI टैग्ड वेराइटीज के लिए डायरेक्ट मार्केट लिंकेजेस FPOs के जरिए बनाने होंगे। और तीसरा, वैल्यू एडिशन। कतरनी 150 रुपए प्रति किलो पर बिकता है दोस्तों, लेकिन किसान को अभी भी रॉ पैडी के दाम मिलते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट्स, पैकेजिंग और ब्रांडिंग, ये 3 चीजें बिहार के राइस फार्मर की आमदनी को
दोगुना कर सकती हैं। बिहार की राइस फार्मिंग की पोटेंशियल इतनी है कि अगर सिस्टम ठीक हो तो बिहार चंपारण बासमती और कतरनी को बासमती की तरह ग्लोबल ब्रांड बना सकता है। जैसे त्रिपुरा ने क्वीन पाइनएप्पल को ग्लोबल एक्सपोजर दिया, जैसे आसाम ने जोहा को जीआई टैग दिया, बिहार के पास कतरनी है, भागलपुर की काली मिट्टी है, रामायण में जिसका जिक्र है वो खुशबू है। बस एक चीज नहीं है, एक सिस्टम जो उस खुशबू को दुनिया तक पहुंचाए। यही है आज की बिग पिक्चर। धन्यवाद, नमस्ते।